गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। हमारी जो मुगल एम्पायर की सीरीज चल रही है मुगल डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोगों ने मुगल साम्राज्य ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। बाबर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और बाबर की पानीपत नामक जो लड़ाई थी, पानीपत नामक जो वर्तमान में हमारा, जैसे आपने सुना होगा, दिल्ली के पास में पड़ता है, ठीक है। तो हरियाणा है उसमें आता है। तो वहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और जिसने हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत के जो है नींव को हिला के रख दिया और नई डायनेस्टी जो है, नया साम्राज्य, नया वंश जो है हमें हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को मिलता है, जिसे हम इतिहास में मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 16वीं सेंचुरी में आपको पता होगा और ग्रेट, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन कौन से द ग्रेट एंड फेमस मुगल एम्पायर जो बादशाह हुआ है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और आपका पूरा सिलेबस जो है वो इन्हीं के साथ में है कि बाबर को पढ़ना है, फिर उसके बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, ठीक है। तो कल हमने बात की थी बाबर के पानीपत की लड़ाई के बारे में, पानीपत का युद्ध जो इब्राहिम लोदी के साथ में होता है और उसमें अपनी तुलुगमा पद्धति और अपने तोप खाने की वजह से बाबर जो है जीत जाता है। बाबर अब आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाता है और पानीपत नामक स्थान, यानी कि पानीपत की लड़ाई के बाद में दिल्ली आगरा मिलने के बाद में बाबर काबुल में, जहां से वो मेन रिलेटेड था, जहां का शासक था, ठीक है, तो काबुल में क्या करता है, एक एक सोने के सिक्के बंटवाता है और इसी वजह से उसे कलंदर की उपाधि जो है वो दे दी जाती है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि जो बाबर की सेकेंड बैटल जो थी उसके बारे में, जिसे हम लोग इतिहास में खानवा, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध बोल सकते हैं। ये लड़ा गया था 17 जून 1527 में। 26 में लड़ाई हुई थी वो पानीपत और दूसरा है खानवा का। अब खानवा का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। खानवा का जो युद्ध है बच्चों, वो लड़ा गया था बाबर व महाराणा संग्राम सिंह, बाबर और महाराणा संग्राम सिंह के मध्य, ठीक है। महाराणा संग्राम का संबंध जो है राजपूताने के सिरमौर राजस्थान के मेवाड़ से था, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग बाबर देखें तो अब मुगल सल्तनत आ चुकी थी, तो दिल्ली के बादशाह जो थे वो कौन थे, हालांकि राजधानी इनकी क्या रही है, आगरा रही है, लेकिन दिल्ली को जीत चुका है कौन, बाबर। अब अगर बात करें तो इन दोनों के रीजन क्या थे, कारण क्या थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग हल्का मैप की तरफ समझते हैं। अगर मैप की तरह से आप लोग समझोगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि हो क्या रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा दिल्ली, आप इस चीज को ये समझो, दिल्ली आगरा जो है एरिया वो यहाँ पर है और यहाँ पर जो है हमारे राजपूताने के सिरमौर है, महाराणा सांगा का रोल चल रहा है, महाराणा सांगा, और ये है मेवाड़ के। स्थिति क्या है, दिल्ली में अब कौन है, बाबर है, कौन है, बाबर है। और वहीं अगर हम लोग राजपूताने की बात करें तो महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बारे में ये बोला जाता है कि उस टाइम में महाराणा सांगा के सामने कोई भी डटने वाला, उनके साथ में युद्ध करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहा था, कोई भी शासक राज्य ऐसा नहीं था जिसके अंदर महाराणा संग्राम सिंह को या मेवाड़ के राजपूताने के हमारे सिरमौर को हराने की ताकत बची हुई हो। यानी कि आप लोग ये भी जानते हो कि इब्राहिम लोदी तक भी महाराणा सांगा को नहीं हरा पाया था। और महाराणा सांगा जो है एक तरह से एक छत्र है, इनको हिंदुआ सूरज के नाम से, हिंदूपति के नाम से जाना जाता था। आप लोग लिख सकते हो हिंदूपति, हिंदूपत के नाम से, हिंदुआ सूरज बोल सकते हैं। यानी कि जो बाबर है वो चाहता था कि एक तरह से ये जो अफगान शक्ति है, यानी कि इससे पहले जो इब्राहिम लोदी था वो पूर्णतः यहाँ से चला जाए और हिंदुस्तान में केवल और केवल जिसकी बादशाहत हो, जिसका शासन हो, वो कौन हो, एक हिंदू शासक हो। तो हमारे हिंदुस्तान को पूरा हिंदुस्तान में या हिंदूपति धर्म में हिंदू शासक जो है वो कौन चाहता था, महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है। अब इसी वजह से खातौली के युद्ध में आप देखते हो इब्राहिम लोदी जो है महाराणा सांगा से हार जाता है और महाराणा सांगा की जो सीमाएं हैं वो निरंतर बढ़ती हुई जा रही थी और दिल्ली आगरा तक पहुंची थी। तो पहला रीजन ये था कि मेवाड़ के महाराणा सांगा जो है हिंदू शासक चाहते थे कि उत्तर भारत पर पूर्णतः हिंदू धर्म यानी कि हिंदू शासक जो है शासन करे और अफगान ही नहीं मुसलमान भी सही, यानी कि ये जो बाबर है वो भी क्या करेगा, लूटपाट करके चला जाएगा।
तो कारण क्या था? वो था वर्चस्व की लड़ाई। क्या थी? जो सबसे पहला जो कारण बच्चों इनके बीच में बनता है, अगर कारण की बात करें तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी। ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई थी। और वर्चस्व की लड़ाई कैसे थी कि महाराणा सांगा की जो साम्राज्य विस्तार था वो दिल्ली आगरा के सीमाओं तक पहुंच चुका था। और यहाँ पर कौन है? अभी बाबर है। तो बाबर को अगर अपना मुगल साम्राज्य जो है या फिर अपनी जो नींव है उसको मजबूत करना है, ठीक है, तो दूसरा देखो महाराणा सांगा तो वर्चस्व की लड़ाई थी। और अगर बाबर का नाम बोले तो बाबर एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था। अब अगर वो चाहता था कि हिंदुस्तान में उसका जो है सिक्का कायम रहे, महत्वाकांक्षी प्लस साम्राज्यवादी, ठीक है, तो इनका क्या रहे? एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर वो चाहता है, बाबर चाहता है कि मुगल सल्तनत को नींव प्रदान हो और वो बड़ी मजबूती के साथ में मुगल साम्राज्य को स्थापित करे, तो सीधा सीधा वो चाहता है कि किसको हराए? एक ही व्यक्ति है, वो है राणा सांगा। यानी कि इब्राहिम लोदी के बाद में, इब्राहिम लोदी तो कुछ था ही नहीं, लेकिन महाराणा सांगा को हराना बहुत ज्यादा जरूरी था। किसके लिए? बाबर के लिए। सॉरी। कई इतिहासकार इसका एक और रीजन ये भी बताते हैं कि बाबर जब अपनी सेना अपनी तुजुक-ए बाबरी में लिखता है, कौन? तुजुक-ए बाबरी में बाबर इस चीज का जिक्र करता है कि राजपूताने के शासक महाराणा, तुजुक-ए बाबरी में, कि राजपूताने के एक शासक महाराणा संग्राम सिंह ने मुझे आमंत्रित किया कि मैं अपनी, जब आप इब्राहिम लोदी की सेना पर क्या करेंगे, इब्राहिम लोदी या दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, तो मैं आपको अपना पूर्णतः सहयोग दूंगा। लेकिन वो सहयोग न देने की वजह से वादा खिलाफी का जो आरोप है वो कौन लगाते हैं? वादा खिलाफी का जो आरोप है वो कौन लगाते हैं? महाराणा संग्राम सिंह पर बाबर। वादा खिलाफी का मतलब कि हम यहाँ तक आ चुके थे, ठीक है, हमारे पास में गोला बारूद था, तोप थी, तुलुगुमा पद्धति थी, हमारी स्ट्रेटेजी थी और हम कैसे भी करके इब्राहिम लोदी को हराने में सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। लेकिन अगर ये चीज नहीं होती तो हमें हमारे मुंह के बल गिरकर क्या करना पड़ता? वापस काबुल की तरफ लौटना पड़ता। तो तुजुक-ए बाबरी में वादा खिलाफी का जो आरोप है वो किसने लगाया है? बाबर ने। और किस पर लगाया? तो महाराणा सांगा ने। ठीक है, देखो पहला तो मैंने वर्चस्व की लड़ाई, ये यानी कि उत्तर भारत है और उत्तर भारत में या तो बाबर रहेगा या महाराणा सांगा रहेगा। तो महाराणा सांगा की बढ़ती हुई शक्तियों को रोकने के लिए बाबर ने नेक्स्ट जो टारगेट किया वो महाराणा सांगा किया। सेकेंड जो रीजन है वो है तुजुक-ए बाबरी का वादा खिलाफी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, योजना के बारे में अगर देखें तो राणा संग्राम सिंह, ठीक है, अगर हम लोग बात करें राणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा की, तो राणा सांगा ने यहाँ पर पहली बार एक सभी राजपूताने को एक साथ करने के लिए एक प्रथा का आगाज किया जिसे पाती पर्वन प्रथा भी कहते हैं। पाती पर्वन प्रथा, ठीक है। इस पाती पर्वन प्रथा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि राजपूताने के जितने भी राज्य थे, मेवाड़ को छोड़कर, जिसमें मारवाड़ है, आमेर है, छोटे मोटे जितने भी सिरोही है, ठीक है, तो इनके शासकों को, बूंदी है मतलब बूंदी के हाड़ा राजा है, जालोर है, तो ये जितने भी राजपूत शासक थे इन सबको पाती पर्वन प्रथा के तरफ एक छत्र यानी कि एक हिंदू पत्ती बोल सकते हो, एक तिरंगा बोल सकते हो, एक झंडा, एक छत्र बोल सकते हो, एक छत्र के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। किसने? महाराणा संग्राम सिंह ने। तो महाराणा संग्राम सिंह ने सभी हिंदू शासकों को, हिंदू राज्यों को एक पाती पर्वन प्रथा के हिसाब से एक पत्र लिखा और उस पत्री को भेजकर इन सबको, सभी शासकों को क्या किया था? यहाँ पर एक ही जगह खड़ा कर दिया था और उन्हें बोला कि हम अगर अभी एक हो गए, ठीक है, एक साथ हो गए, तो हम ये बाबर को उठाकर फेंक देंगे बाहर और बाबर को भागकर वापस जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान में केवल और केवल एक शासक होगा, वो होगा महाराणा संग्राम सिंह। और उस टाइम में अगर ये चीज देखें, महाराणा संग्राम सिंह को सब अपना क्या मानते थे? सिरमौर मानते थे, यानी कि मेवाड़ के जो राणा होते थे उसको, मेवाड़ के शासकों को राजपूताने का, ये चीज आप भले नोट कर देना, मेवाड़ के शासकों को राजपूताने का सिरमौर बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखना है कि महाराणा संग्राम सिंह को पता चला कि बाबर जो है हो सकता है हमारे ऊपर टारगेट करे, उससे पहले महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी पूरी योजना बना दी थी। उन्होंने पाती पर्वन प्रथा के फलस्वरूप सभी राजपूताने को एक पत्र लिखकर
एक छत्र के नीचे खड़े होने का यानी कि सपोर्ट सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। और ऐसा नहीं था कि कोई नहीं आया, सभी के सभी राजपूत, जिसे राजपूतों का सिरमौर बोला जाता है, महाराणा संग्राम सिंह के एक आघात से सारे आकर खड़े हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा, देखो सभी राजपूतों के साथ में कौन कौन थे, तो आपको एक याद रखना है, यहाँ पर हसन खां मेवाती, ठीक है, हसन खां मेवाती भी थे, सभी राजपूत थे, जिसमें आप देखते हो राव मालदेव का नाम सुन सकते हो, राव मालदेव भी 4000 की सेना लेकर आया था। हसन खां मेवाती थे, और उसके अलावा अफगान था महमूद लोदी, तो वो भी कहां पर आकर मिल गया था, महमूद लोदी जो है कहां पर आकर मिल गया था, महाराणा संग्राम सिंह के साथ। तो आपको ये चीज याद रखना है। हसन खां मेवाती के बारे में ये बोलना है कि हरावल का नेतृत्व, हरावल भाग का नेतृत्व। अब हरावल और चंद्रावल क्या होता है, ये चीज मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या होती है, सेना होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, जैसे यहाँ पर सेना खड़ी है और पीछे वाली, यानी कि आप जब सेना को दो भागों में बांटते हैं तो सबसे फ्रंट फुट पर जो रहता है उसे हरावल बोला जाता है, और जो पीछे की तरफ सेना का नेतृत्व कर रहा है उसे चंद्रावल बोला जाता है। ठीक है, ये कब का क्षेत्र, कब होता है, युद्ध भूमि में। ठीक है, तो हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में, एक मुस्लिम था, ठीक है, इसने राणा सांगा की सेना हरावल भाग का क्या किया था, नेतृत्व किया था, और महमूद लोदी जो था वो भी अपनी सेना लेकर आया था। ठीक है, तो यहाँ तक आप बोल सकते हो कि महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी बहुत लंबी चौड़ी, या फिर एक तरह बोल सकते हैं बहुत असंख्य सेना का क्या किया था, विस्तार किया था। सभी राजपूताने ने महाराणा संग्राम सिंह की इस बात को माना था। दूसरी तरफ जो था वो कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर। बाबर के पास में वही T3 याद रखने हैं, ठीक है, तोपखाना, तुलुगुमा पद्धति, तुलुगुमा पद्धति, और तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीरंदाज। इन्हीं के बलबूते पर ये युद्ध भी जीत गया था। अब होता क्या है, 17 जून 1526, ठीक है, 17 जून 1526 से पहले जब बाबर की सेना, ठीक है, 17 जून 1526 से पहले एक थोड़ी सी बयाना की झड़प होती है। क्या, भरतपुर का युद्ध भी बोलते हैं, बयाना की झड़प। यहाँ पर क्या होता है कि ग्वालियर के शासक के ऊपर आक्रमण कर लिया। उस टाइम में जो ग्वालियर था, ठीक है, उस टाइम में क्या था, इधर सोचो महाराणा सांगा की सेनाएं बढ़ती हुई आ रही है, इधर बाबर की सेनाएं बढ़ते हुए आ रही है, बीच में एक रास्ता आता है और एक जगह आती है अलवर। कौन सी जगह होती है, सॉरी अलवर नहीं, ग्वालियर। कौन सी जगह आती है, ग्वालियर। ग्वालियर का उस टाइम में महाराणा संग्राम सिंह के अंतर्गत आता था। अब बाबर अगर आगे बढ़ेगा और अगर जैसे आगरा को पार करके अगर आगे बढ़ता है तो वो महाराणा संग्राम सिंह के अंतर्गत अधिकृत जो एरिया है वहां पर आक्रमण करने का ही सोचेगा। ठीक है, तो राणा संग्राम सिंह के अंतर्गत जो राज्य आते थे उसके ऊपर बाबर ने आक्रमण किया, पहला रीजन ये भी बनता है, एक और रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले थोड़ी सी बयाना की झड़प होती है जिसमें दोनों ही सेनाएं आपस में लड़ लेती है, और बाबर जो है यानी कि ग्वालियर को बाबर ने क्या किया था, अपना केंद्र बना दिया था और यहीं से अपने युद्ध की योजना बना रहा था। अगर सेकंड साइड देखें तो महाराणा संग्राम सिंह की सेनाएं भी आ जाती है, ग्वालियर को मुक्त करवा देती है, यानी कि बयाना की जो है भरतपुर में पड़ता है तो बयाना की झड़प भी होती है, ग्वालियर को भी मुक्त करवा दिया जाता है। अब स्टार्टिंग अगर हम लोग देखें तो इस युद्ध में होता क्या है कि बाबर को ये लगता है, बाबर की सेना, ठीक है, खानवा युद्ध में, खानवा के युद्ध में स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि महाराणा संग्राम सिंह ने बाबर को टारगेट करके आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। ठीक है, अगर तुलुगुमा पद्धति देखें तो उसका स्ट्रेटेजी यही होता है कि आप क्या करो, जैसे तोप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तोप है, तोपों को ढक के रखो, दुश्मन की जो सेना है उसको आने दो। ठीक है, यहां पर जो तीरंदाज है वो क्या करेंगे, बाद में पीछे से जाकर क्या करेंगे, इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। ठीक है, बाद में इनके ऊपर जाकर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो कुछ स्ट्रेटेजी थी बाबर की। राणा सांगा क्या करते हैं, आते आते महाराणा सांगा हाथी पर सवार और कहां पहुंच जाते हैं, बीच में। कहां पहुंच जाते हैं, बीच में। जब हम खानवा का युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि स्टार्टिंग जो है, जो कि सूर्योदय के साथ में ही शुरू हुआ था ये युद्ध, तो उसमें बाबर की सेना पूरी तरह से हारने की, मतलब बाबर का पूरा हारने का पक्ष बन चुका था और युद्ध का जो रिजल्ट है वो महाराणा संग्राम सिंह के पक्ष में आने वाला था। यानी कि इतने ज्यादा सेना और बाबर के पास में हालांकि सेना कम थी, ठीक है, लेकिन फिर भी बाबर क्या करता है, यहाँ पर
बाबर के एक तरफ, मतलब खानवा के युद्ध में आप ये बोल सकते हो कि स्टार्टिंग जब होता है इस युद्ध में तो राणा संग्राम सिंह का जो पक्ष है वो बड़ा ही प्रबल होता है, मजबूत होता है, लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे युद्ध होता जाता है और बाबर जो है अपने तोपों को लगाता है, एक गोला जैसा पूरा आग उगलने वाला विस्फोटक जो पदार्थ है या विस्फोट जो हो रहा था, उससे हमारे हिंदुस्तानी, हमारे जो राणा सांगा है और हमारे सैनिक जो है अपरिचित थे। और यही एक वजह है जिसकी वजह से महाराणा सांगा के बहुत सारे सैनिक जो है मारे जाते हैं, बहुत सारे राजपूताने के लोग मारे जाते हैं। राणा सांगा अंत में क्या करते हैं, बीच में आ जाते हैं और राणा सांगा को तुलगुमा पद्धति के हिसाब से पीछे से जाकर क्या कर लिया जाता है, घेर दिया जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अब बाबर जो है, देखो दोनों चीजें आपको समझनी है कि जब ये खानवा का युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है, खानवा का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो बाबर जो है बड़ा ही हारने के उसमें था, बाबर हार भी सकता था, लेकिन यहाँ पर बाबर ने कुछ काम किए और बाबर ने क्या किया, सैनिकों को, जब सैनिकों ने बोला कि हम तो काबुल चलते हैं, हम इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे, राणा संग्राम सिंह की जो सेना है असंख्य है और यही जीतेंगे, लेकिन अब बाबर तो बाबर था, बाबर में भी नेतृत्व कुशलता थी, तो बाबर ने क्या किया, यहाँ पर शराब पर पाबंदी लगा दी, ठीक है, कि कोई भी क्या नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा। उसके अलावा सैनिकों से एक कर लिया जाता था जिसे तमगा कर बोला जाता है, तमगा कर, वो बिल्कुल माफ कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जब इतने में भी सैनिक नहीं माने तो उन्होंने, बाबर ने क्या बोला, इसको जिहाद नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जिहाद। जब सैनिक वापस मुड़कर जाने लगे तो इसको नाम क्या दे दिया, जिहाद। जिहाद क्या होता है, एक धर्म युद्ध होता है कि सामने जो है हिंदू है, हम मुसलमान हैं और हमें क्या करना है, हमारे जो विरोधी धार्मिक व्यक्ति है, काफिर है, उनको क्या करना है, मार के गिराना है। तो इस तरह से क्या करता है जो बाबर है, शराब है, तमगा कर है, उसके अलावा अन्य जो टैक्स है वो सारे सैनिकों के माफ कर देता है कि आपसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लूंगा, आपको जो है वेतन, यस वेतन जो है दुगुना कर दिया। इन सभी का, जितने व्यक्ति थे इन सबका वेतन जो है दुगुना कर दिया और बोला कि जितना मैं जीतूंगा उसका सारा प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। तो बाबर ने इस तरह के कुछ कूटनीतिक राजनीतिक नियम बनाए और सैनिकों को अपने पक्ष में किया। बाबर के ही सैनिक उसके विरुद्ध में हो गए कि हम राणा संग्राम सिंह की इतनी सेना को नहीं हरा पाएंगे, ठीक है। और लेकिन इसे बेसिक जो काम किया, एक जिहाद, एक धार्मिक युद्ध का नाम देते ही सभी सैनिक जो बाबर के तुर्क सैनिक थे उन सबका खून खौलने लगा और वो राणा संग्राम सिंह के ऊपर और उनकी सेना के ऊपर टूट पड़े। राणा संग्राम सिंह को जब ये पता चला तो राणा संग्राम सिंह ने किसको टारगेट किया, बाबर को टारगेट किया। अब यहाँ पर क्या था, राणा संग्राम सिंह केंद्र में थे, ठीक है, और वही बाबर जो था पिछली सेना में था, यानी कि सेना का जो पिछला भाग होता है युद्ध भूमि में वहां पर था। राणा सांगा धीरे धीरे आते गए, बीच में जैसे ही आते हैं तो बाबर की मुगलों की सेना जो है उन्हें घेर लेती है, ठीक है, और राणा सांगा के बोलते हैं आंख में आकर एक तीर लग जाता है, आंख में आकर एक तीर लग जाता है और वैसे ही वो घायल हो जाते हैं। तब राणा सांगा का जो ताज है, यानी कि जो मुकुट है, ताज बोल सकते हो, मुकुट बोल सकते हो, वो जाला अज्जा जो है, ठीक है, जाला अंधा भी बोला जाता है, कई जने अंधा भी बोलते हैं, ठीक है, जाला अज्जा भी बोला जाता है और अंधा भी बोला जाता है। वो क्या करते हैं, धारण करते हैं और मुगल सैनिकों को क्या करते हैं, भ्रमित करें। किस तरह से होता है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे राणा सांगा, ठीक है, मुगलों ने इनको घेर दिया, उसी को वापस किसने, मेवाड़ के राजपूतों ने घेर दिया। यहाँ पर एक व्यक्ति तोड़कर जाता है केंद्र और राणा सांगा का क्या कर देता है, मुकुट धारण कर लेता है और इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो राणा सांगा इस युद्ध में क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, हालांकि इसमें क्या हुई थी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। खानवा के युद्ध में कहीं ना कहीं राजपूतानी के गौरव को बड़ी क्षति पहुंची। राणा सांगा के इसमें युद्ध के कारण जो थे वो कई बार जो इतिहासकार है कि राणा सांगा इस युद्ध में हारे क्यों थे, क्यों वो घायल हो गए थे, और ये घायल हो गए थे तो कालिंदी नामक राणा सांगा के घायल होते हैं, ठीक है, राणा सांगा के जैसे ही युद्ध भूमि पर घायल होते हैं, घायल होने के बाद आपने मारवाड़ के एक बड़े ही योद्धा शासक का नाम जानते होंगे, राव मालदेव, ठीक है, ये मारवाड़ से संबंधित है। राव मालदेव ने क्या किया, इन्हें कालिंदी नामक जगह पर, ठीक है, कालिंदी नामक जगह पर लाकर इनका क्या करवाया, उपचार करवाया। महाराणा सांगा के इसमें युद्ध के हारने के जो कारण है, ठीक है, वो कारण बताए जाते हैं, सॉरी कालिंदी नहीं, काहूनी गांव, ठीक है, वर्तमान के दौसा में पड़ता है, कालिंदी नहीं, काहूनी गांव, ओके। और राणा सांगा के पराजय का सबसे बड़ा कारण बोला कि इनके पास में सैनिक तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन सैनिक जो थी वो क्या थे, अव्यवस्थित थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे।
सॉरी अव्यवस्थित होने का कारण क्या था कि राणा सांगा को अपने मेवाड़ी सैनिकों पे तो कॉन्फिडेंस था, पता था कि ये किस तरह से लड़ते हैं, लेकिन बाकी जो पाती परवन प्रथा के हिसाब से इन्होंने जो अन्य अन्य राज्यों से जो सैनिक मंगवाए थे और वो आए थे, तो इनको नहीं पता था कि इन्हें ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखना है। ठीक है, इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो बाबर की सेना भले कम थी, उनकी तुर्गुमा पद्धति, उनकी तोप खाना, उनके तीरंदाज, रूमी खान, अली कुली मुस्तफा खां, इन लोगों ने बाबर की हार को बाबर की जीत में बदल दिया। ठीक है, तो महाराणा संग्राम सिंह का ये युद्ध जो है वो हार जाते हैं। और अंत में हम लोग देखते हैं कि राणा सांगा अपने प्रिय मित्र या फिर अपने सरदार मेदिनी राय की सहायता के लिए चंदेरी के युद्ध में जाता है, क्योंकि बाबर का नेक्स्ट टारगेट जो है वो अब कौन होगा, मेदिनी राय। हाँ, इस युद्ध में अगर मैं बताना भूल गई तो आपको मैं बता देती हूँ कि इस युद्ध में मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय भी वहीं था और महमूद लोदी भागकर बंगाल चला जाता है। ठीक है, तो ये आज के लिए था खानवा का युद्ध। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।